चारधाम यात्रा पर हो रही अव्यवस्थाओं पर सतपाल महाराज का बयान आया है, जहां सतपाल महाराज ने कहा है कि पंजीकरण के हिसाब से ही धामों में यात्री जाएंगे। अब चारधाम यात्रा को कुछ धीमा किया जाएगा, सरकार इसकी रफ्तार को धीमा करेगी। अभी कुछ रोज पहले दुबई से लौटे हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अब उनका ये बयान है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के हिसाब से ही धामों में यात्री जाएंगे और दुबई से लौटते ही उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चार धाम यात्रा को कुछ धीमा किया जाएगा और साफ है कि इस बयान के बाद अब यात्री भी जहां इस बारे में सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पर्यटन मंत्री का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब यात्रा को थोड़ा धीमा किया जाएगा, तो ऐसे में मायूसी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जल्द से जल्द चारधाम पहुंचकर भगवान के दर्शन करना उनके लिए थोड़ा इंतजार भरा हो सकता है। सतपाल महाराज का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के हिसाब से ही धामों में यात्री जाएंगे और चार धाम यात्रा को धीमा करेगी सरकार, यानी कि कम तादाद में श्रद्धालुओं को अनुमति होगी धामों पर जाने की। तो जो हमारे धामों की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी है, उसके अनुकूल ही लोग जा पाएंगे। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, उन्होंने भी इसमें सहमति जताई है। तो निश्चित रूप में थोड़ा सा यात्रा को हम धीमा करेंगे ताकि सभी लोगों को दर्शन हो, धैर्य का परिचय दें और हम चाहते हैं कि यात्रा आपकी सुरक्षित हो और निश्चित रूप में स्वास्थ्य के रूप में भी वो ठीक ठाक रहे, ये हमारी कामना है। तो ये वो बयान है सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री, दुबई से आने के बाद उनका ये बयान है। और हमारे संवाददाता विनोद कुमार ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, किस तरह से यात्री इस बयान को लेंगे? चारधाम यात्रा को थोड़ा स्लो किया जाएगा, धीमा किया जाएगा और पंजीकरण के हिसाब से ही यात्री जा पाएंगे अब। अनु, देखिए, पर्यटन मंत्री करीब एक सप्ताह के बाद में दुबई से देहरादून लौट आए हैं, लेकिन अब ये जरूर ये मानिए कि जिस तरह से दिक्कतें यहाँ पर यात्रियों को हो रही है, क्योंकि चारधाम की बदहाल व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है और सरकार से लेकर तमाम शासन के अधिकारी लगातार बैठकों में लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर्यटन मंत्री का इस तरीके का बयान आ रहा है कि वो अब जब चारधाम यात्रा है उसको सुस्त यानी धीमी चाल उसकी की जाएगी। ये सतपाल महाराज का बयान जरूर है, मायूसी है जो उन श्रद्धालुओं के लिए जो चारधाम के दर्शन करना चाहते हैं, जो तमाम अपनी तैयारी करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो उत्तराखंड की चार धामों में आकर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अब करीब एक सप्ताह बाद में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज देहरादून लौट चुके हैं और उसके बाद में सरकार और पर्यटन मंत्री की राय अलग अलग देखने को मिल रही है। सरकार अपनी तैयारी करने में जुटी हुई है। हालांकि इस बार बड़े पैमाने पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता उत्तराखंड के तमाम चारों धामों में लगा हुआ है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का इस तरीके का बयान जरूर अजीबोगरीब की दशा में जरूर जाता है कि पर्यटन की तैयारी में तमाम सरकार है और शासन अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर उस लिहाज से यहाँ देखा जाए तो पर्यटन मंत्री ये कह रहे हैं कि अब चारधाम यात्रा को सुस्त चाल में ढाल दिया जाएगा, यानी जो चारधाम यात्रा की गति है उसको मतलब धीमी कर दी जाएगी। ये जरूर मायूसी है। और मायूसी ये भी है कि लंबे अरसे के बाद में ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ को यहाँ प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है, शायद इस तरीके से भी इसे देखा जा सकता है, जबकि तैयारियां होने की बात कही गई थी। शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। विनोद, धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा बयान है, सतपाल महाराज ने यात्रा को धीमा करने की बात कही है, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में इस बार जबरदस्त उत्साह है। यात्रा सीजन में 10 दिन के भीतर ही तकरीबन 6 लाख तीर्थ यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। अकेले केदारनाथ में यात्रियों की संख्या 2 लाख से ऊपर है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों के साथ व्यापारी भी काफी उत्साहित हैं। कपाट खुलने से लेकर के अभी तक चारों धामों में बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री इन मंदिरों के दर्शनार्थ आ रहे हैं। और जहां तक केदारनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या की बात है तो ये 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। और निश्चित रूप से केदारनाथ मंदिर के इतिहास में यह पहला मौका है कि जब कपाट खुलने के 10 दिन के अंदर 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हों। इसके अलावा गंगोत्री मंदिर में भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
यमुनोत्री मंदिर में 90,000 के आसपास तथा बद्रीनाथ में भी यह आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कर्णप्रयाग में 2 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से हाईवे बंद हो गया था, जहां पंचपुलिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरा था और अब ये जानकारी कि हाईवे खुल चुका है। हाईवे खुलने से तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हाईवे बंद होने की वजह से यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा था। 2 घंटे के बाद अब बद्रीनाथ हाईवे फिर से खुल गया है। पहाड़ी से मलबा गिरा, जिसकी वजह से ये हाईवे बंद हो गया था। कर्णप्रयाग से खबर, पंचपुलिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरा था, जिसकी वजह से 2 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा था यात्रियों को और अब हाईवे खुलने से तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। 2 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे अब फिर से सुचारू हो चुका है। हाईवे खुलने से जो यात्री इंतजार कर रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। मलबा दरकने से, पहाड़ी दरकने से ये मलबा गिरा सड़क पर और इस वजह से ये रोड बंद हो गया था। यहाँ पर ये पंचपुलिया के पास एक बड़े बोल्डर आने से ट्रैफिक जाम हो गया था, रास्ता ब्लॉक हो गया था। इसमें ये लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे की घटना है, जब ये पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ था। तो इसमें 2 जेसीबी, एक जेसीबी पोकलैंड मंगा के ये क्लियर करा दिया गया है और ट्रैफिक सुचारू कराया जा रहा है। और खबर रुद्रप्रयाग से, बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित हुई है। केदार घाटी में बारिश से केदार यात्रा बाधित हुई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। गौरीकुंड के पास केदार यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से केदार घाटी में बारिश होने की वजह से अब ये यात्रा बाधित हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित हुई है। यहाँ भी श्रद्धालु को इंतजार करना पड़ रहा है। गौरीकुंड के पास केदार यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिस वजह से 2 पहिया वाहन ही बमुश्किल यहां से निकल पा रहे हैं। जो गाड़ियां बड़ी इंतजार कर रही हैं, उन्हें थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। केदारनाथ यात्रा के बाधित होने की खबर है। बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां केदार घाटी में बारिश की वजह से केदार यात्रा बाधित हुई है। लैंडस्लाइड का खतरा बारिश के मौसम में बना रहता है। कर्णप्रयाग में 2 घंटे के बाद जहां अभी बद्रीनाथ हाईवे खुला था और पहाड़ी से मलबा यहां भी गिरा था, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया था। लेकिन अब देखिए, पंचपुलिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरा था और हाईवे जब खुला है तो तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। जहां मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है और पहाड़ी इलाकों में बारिश से भूस्खलन होना एक आम समस्या रहती है। केदार में पैदल मार्ग पर मलबा आकर गिरा, जिससे यात्रियों को दिक्कत हुई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रास्ते बंद होने से लंबा जाम भी लगा। एक तस्वीर हमने आपको कर्णप्रयाग से दिखाई, वहां 2 घंटे के बाद ये बद्रीनाथ हाईवे खुला है। पहाड़ी से मलबा गिरा था, जिस वजह से ये रास्ता बंद हो गया था। रुद्रप्रयाग से जानकारी, बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित यहां हुई। केदार घाटी में बारिश से केदार यात्रा बाधित हो गई। गौरीकुंड के पास केदार यात्रा पर जो मार्ग है वहां भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही यहां रुक गई और जो श्रद्धालु हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। 22 मई को अब हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। आपको फिलहाल ये जानकारी दे दें, जहां भूस्खलन की वजह से जगह जगह रास्ते बंद होने की भी सूचना मिल रही है। अब खबर रुद्रप्रयाग से, बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित हुई है। केदार घाटी में बारिश की वजह से ये यात्रा बाधित हुई, क्योंकि गौरीकुंड के पास केदार यात्रा पर भूस्खलन हुआ है। जहां लोग वाहनों से इस हाईवे से, सड़क से निकलते हैं और ऐसे में भूस्खलन होने की वजह से लंबा जाम भी लग रहा है, क्योंकि रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि रास्ते को साफ करने के प्रयास में भी यहां जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे रुद्रप्रयाग की। फिलहाल देखिए, जहां बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित हुई है। केदार घाटी में बारिश से केदार यात्रा बाधित हुई है। और अब 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां एक तरफ केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड में भूस्खलन की वजह से मलबा आ गिरा।
तस्वीरें आप देखेंगे जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां मार्ग बंद होने की वजह से जाम लग गया, लंबा जाम लगा हुआ है। किस तरह से केदार मार्ग पर पैदल जहां से यात्री निकलते हैं वहां मलबा गिरा और बमुश्किल यहां से इन श्रद्धालुओं को निकलना पड़ा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं लंबा जाम लगा है। उधर हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, जहां हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। यहां भी श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़े हैं और उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा। उनसे सीधा बात करेंगे हमारे संवाददाता। जी पंकज, बात करें आप और जानें किस तरह की तैयारियां हैं। बिल्कुल, देखिए 22 तारीख से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो रही है। व्यवस्थाएं क्या है वो तमाम उन चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के जो उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह बिंद्रा जी, वो हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। बिंद्रा जी, आप अभी वहाँ से आए हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं? चार धाम यात्रा भी चल रही है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं लोगों पर, क्या अपील करें? देखिए, यात्रा क्योंकि इस बार बहुत अधिक है, चार धाम की यात्रा भी सारे रिकॉर्ड तोड़ के इस बार पहले महीने में इतनी यात्रा है। इसी कारण से गवर्नमेंट ने ये विचार करके सोचा है कि एक लिमिट कर दिया जाए कि इतने लोग रोज के रोज आएँ। उसमें वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द टूरिस्ट है। तो आप हमने भी जैसे हेमकुंड साहब में हमारी व्यवस्थाएं बहुत हैं कि हमारे पे तो 7 जगह में धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारे हैं, हम बांट भी सकते हैं, लोगों के रहने के इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद हमारे ने विचार विमर्श गवर्नमेंट के साथ करके ये फैसला किया है कि 5000 से अधिक आदमी एक दिन में हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। उसमें उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। अब वो इनको भी ये समझना चाहिए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप किसी एयरलाइन पे बुकिंग करते हो और उस दिन की किसी भी फ्लाइट में आपको जगह नहीं मिलती तो आप अपना प्रोग्राम चेंज करते हो कि 2-3 दिन बाद चले जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर मैं जिद में पड़ जाऊँ कि मैंने उसी दिन में जाना है, तो उसमें आप अपने को ही तंग कर रहे हो, अपने आप को ही परेशान कर रहे हो। तो बेटर ये है कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आप रिजर्वेशन देख लें कि कौन से दिन का स्लॉट खाली है, वो स्लॉट पे आप बुक करके तब आएँ। जिस तरह से चारधाम यात्रा में रस हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आपको अगर क्योंकि पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं हेमकुंड साहिब के लिए, और पवित्र धाम है वो भी, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को हो सकती हैं कि चारधाम में जिस तरह से ट्रैफिक पहाड़ों पर जा रहा है? देखिए, अभी तक तो ईश्वर की कृपा से कभी हमें प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि हमारे पास रिहाइश के इंतजाम बहुत हैं। हमारे ऋषिकेश में 5-7 हज़ार आदमी एक टाइम पे रह सकता है, गोविंद घाट में 5 हज़ार आदमी रह सकता है, घाघरिया में 5-7 हज़ार आदमी रह सकता है, जोशीमठ में 3 हज़ार आदमी रह सकता है, श्रीनगर में 2 हज़ार आदमी रह सकता है। तो हमारी जो यात्रा बढ़ जाती है, थोड़े लोग हर जगह रुकने लगते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है कि सड़क पे इतनी गाड़ी हो चुकी है, चार धाम में इतने लोग ट्रैफिक है, हमारी भी अब यात्रा शुरू हुई, गाड़ियाँ चल पड़ेंगी, तो रास्ते में प्रॉब्लम आती है। जो यात्रा आप 7-8 घंटे में कर सकते हो उसके लिए 10-10, 12-12 घंटे लगेंगे। और उसके अलावा गाड़ी भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ियाँ जितनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है कि आप इतने लोग ही रोज़ इस धाम में जाएं और इतने लोग उस धाम में जाएं, वो एक अच्छा सिस्टम है। और एक और बताऊं, मैंने उस ऐप को देखा है अच्छी तरीके से। हमारा जो पहले ऐप था वो सिर्फ जो जाने वालों की नोट करता था कि इतने लोग यहाँ से गए। अब ये जो ऐप है इसमें आप वहाँ गए और आप लौटे, ये भी उसमें आपको पता चल जाएगा कि गॉड फॉरबिड कल कोई मिसहैप होता है तो आपको पता है कि ये यात्री यहाँ से चले गए हैं। और गाड़ी भी ट्रेस कर रहे हैं, इस ऐप से आपकी गाड़ी भी ट्रेस हो रही है और बहुत सिंपल है। समझ आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई हैं और जो अव्यवस्था नजर आ रही है इस वक्त, उसे देखते हुए इस तरह की तैयारियां बहुत जरूरी भी थी। शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी उत्तराखंड की कुछ और बड़ी खबरें।
सीएम धामी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। सीएम आवास में कैंप स्थित कार्यालय में हरी झंडी दिखाई गई। आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस प्रदान की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और डिक्सन टेक्नोलॉजी के सीईओ राजीव लोनियाल भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी इस दौरान की जब सीएम धामी ने खुद हरी झंडी दिखाई एम्बुलेंस को। अभी हमने नई सरकार के गठन होने के बाद 100 दिन का अपना एजेंडा बनाया हुआ है। 100 दिन की एक कार्यसूची बनाई हुई है। उसके अनुसार हमारे सभी विभाग, सभी हमारे मंत्रालय, सभी लोग उस पर काम कर रहे हैं और 100 दिन की कार्यसूची में जो जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं ली हैं, उन सब प्राथमिकताओं को हम 100 दिन में जब पूरा कर लेंगे तो उसको जनता के सामने रखेंगे। उधर चार धाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन दुबई यात्रा से लौटकर आए मंत्री सतपाल महाराज अब कह रहे हैं कि यात्रा की रफ्तार धीमी की जाएगी, जहां उनके इस बयान से लाजमी है कि तीर्थ यात्रियों में खलबली मच सकती है, क्योंकि जो श्रद्धालु चाहते हैं कि जल्द से जल्द वे यात्रा करें, ये बयान उन्हें थोड़ा और इंतजार करा सकता है। कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है, उसके मुताबिक ही लोग जाएं। भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से जो है यात्रा व्यवस्थित नहीं हो पा रही। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक्सर्ट करते हैं, उसके भयंकर परिणाम होते हैं। अब हमने पंजीकरण ये कर दिया कि एक दिन में कितने यात्रियों को भेजना है। 3 मई से शुरू हुई उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर सरकार की तैयारियां शुरुआत से ही कटघरे में है। यात्रा को शुरू हुए 2 हफ्ते का समय बीत चुका है और यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा 40 तक पहुंच चुका है। यात्रा पर इस बार श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने इस बार 4 धाम यात्रा को लेकर जिस तरह से पूरे देश में ढिंडोरा पीटा है, तीर्थ यात्री उसके बाद ही देवभूमि का रुख कर रहे हैं। मगर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अब दुहाई दे रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक्सर्ट करते हैं, उसके भयंकर परिणाम होते हैं। डॉक्टरों की सुविधा वहाँ है और मैंने धन सिंह जी से कल बातचीत की, उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर काफ़ी लोग बीमार हैं तो उनको आप रेस्ट करवाइए ताकि वो क्लेमेटाइज हो जाएं और तभी उनको जाने दिया जाए। तो हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं, पर आपको पता है कि इतनी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। सब यात्री पहुंच नहीं पाएंगे। हवाई जहाज की कैपेसिटी अगर 300 की होती है तो उसमें 400 आदमी आप नहीं बैठा सकते हैं। सवाल ये है कि जब सरकार को पता था कि व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, तो यात्रा की शुरुआत से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग क्यों नहीं की गई? सरकार ने शुरुआत में पंजीकरण जरूरी किया था और धामों में हर दिन यात्रियों की संख्या भी निर्धारित की थी, लेकिन फिर भी यात्री बेरोक टोक धामों का रुख करते रहे। यात्रा की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, तब कहीं जाकर सरकार ने सख्ती दिखाई और पंजीकरण के हिसाब से यात्रियों को धामों में भेजना शुरू किया। अभी तो देश के यात्री ही पूरी तरह से दर्शन नहीं कर पाए और मंत्री सतपाल महाराज तो दुबई दौरे के दौरान विदेशी श्रद्धालुओं तक को न्योता देकर चले आए। जरा सोचिए, अगर विदेशी श्रद्धालु इस स्थिति में उत्तराखंड आएंगे तो देवभूमि की क्या छवि बनेगी? यही वजह है कि विपक्ष यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। सरकार को यात्रा प्रारंभ करने से पहले रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए था। सरकार के पास ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी कि 4 धाम यात्रा में जितने भी जगह रुकने की है, वहाँ पर अगर वो पूरी तरीके से पैकअप हो गया है और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जो है वो पूरी तरीके से पैकअप हो गई हैं, तो इसको तदनुसार जो है कार्यक्रम बनाते, लेकिन कुछ नहीं। अभी तो मॉनसून का सीजन आया भी नहीं। बारिश के मौसम में यात्रा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सोचिए, जब व्यवस्थाएं अभी से ऐसी हैं, तो बरसात के मौसम में क्या होगा?
गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।